बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान व अदब से शगफ और दिलचस्पी रखने वाले तमाम तलबा व तालिबात को रिफ़त चौधरी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की बका, तरक्की और तरवीज के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मज़ामीन और मौज़ूआत से तलबा व तालिबात को रोशनास कराया जाए। इस सिलसिले की आज पहली कड़ी है और इस तसलसल में आज का हमारा मौजू है उर्दू लुगत, फ़न और रवायत, या फिर इसे यूं भी कहा जा सकता है लुगत नवीसी की रवायत और फ़न। आज हम लुगत पर बात करेंगे कि लुगत क्या है, लुगत का इस्तेमाल किस लिए और किस तरह जो है वो ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नुक्ता है वो है लुगत के लुगवी यानी बुनियादी मायने। अंग्रेजी जबान का लफ्ज डिक्शनरी हिंद यूरोपी जड़ डिक से मुस्तार है, यानी उधार लिया गया है ये लफ्ज। बकौल विलियम्स नाकिद है। बकौल विलियम्स ये लफ्ज संस्कृत जड़ दिश से माखूज है जिसके मायने हैं बनाना, दिखाना या जाहिर करना। लिहाजा लुगत उन अल्फाज का मजमुआ है जिन्हें लफ्जों की शक्ल में जाहिर किया जा सके। हार्टमैन इस्तिलाह लुगत की जानिब इशारा करते हुए कहता है कि ये वो हवाला जाती किताब है जिसमें बाएतबारे हरूफ तहज्जी अल्फाज की तरतीब होती है, उनके मायनी, तलफ़्फ़ुज़ और लहजे की पेशकश की जाती है। यानी वो किताब, वो हवाला जाती किताब जिसमें अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से जो है वो दर्ज किया जाता है और उन अल्फाज के मायनी बताए जाते हैं, उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बताया जाता है और उन अल्फाज का लहजा जो है वो भी बयान किया जाता है कि इन अल्फाज को अदा किस तरह करना है। लुगत में किसी ज़बान के अल्फाज को ख़ास तरतीब के साथ इमला, तलफ़्फ़ुज़, माखज़ और ज़बान के मादा को बयान करते हुए इसके हकीकी, मजाजी या इस्तिलाही मायनों के साथ दर्ज किया जाता है। नीज़ ज़रूरत के मुताबिक अल्फाज की शक्लों में तब्दीली और दुरुस्त इस्तेमाल की वजाहत की जाती है। यानी अगर हमने लुगत को देखना है तो अल्फाज की तलाश किस तरह से करनी है, लुगत कहते किसे हैं। तो लुगत वो किताब होती है जिसमें अल्फाज को खास तरतीब के साथ दर्ज किया जाता है, उसकी इमला का तयन किया जाता है, लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़, अगर हमने लफ्ज के माखज़ के बारे में जानना है और फिर लफ्ज के हकीकी या मजाजी या इस्तिलाही मायनों के बारे में जानना है तो इस सब के लिए हमें लुगत की तरफ जो है वो देखना होगा। 1225 में पहली बार जॉन गार्लैंड ने इस्तिलाह में डिक्शनेरियस का लातीनी लफ्ज इस्तेमाल किया और लातीनी ज़बान के अल्फाज की एक फहरिस्त अपने तलबा के लिए बनाई। हिल इन एलन के मुताबिक लुगत दर्ज झैल मालूमात का मंबा होती है, यानी कि लुगत से हमें जो है वो कौन कौन सी मालूमात मिलती हैं, ये अगर जानना हो तो हमें कौन सी मालूमात मिलेंगी। हमें लुगत से लफ्ज की सोतियाती साख्त का पता चलेगा, यानी लफ्ज की आवाज का, सोत से निकला है ये लफ्ज, यानी आवाज का पता चलेगा। हरफी कैफियत का पता चलेगा कि ये लफ्ज किन किन हरूफ का मजमुआ है और नहवी साख्त का जो है वो पता चलेगा कि ग्रामर के लिहाज से अल्फाज या जुमलों की साख्त जो है या बनावट जो है उनके बारे में अगर हमने जानना है कि लफ्ज या जुमला वाहिद है या जमा है तो फिर हमें लुगत की तरफ जो है वो रुजू करना होता है। लफ्ज की कवायदी तरमीम का भी हमें लुगत से ही पता चलता है। लफ्ज के मायनी, उसकी तारीख, तलफ़्फ़ुज़, रमूज़ औकाफ और जुग्राफियाई हालात का भी हमें लुगत से ही पता चलता है कि लफ्ज कब सामने आया, कौन सा अहद था, कौन सा सन था, इस लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो किस तरह से अदा किया जाता है, इसके रमूज़ औकाफ जो हैं वो क्या हैं और कौन से जोग्राफियाई हालात थे जिनसे ये लफ्ज जो है वो
वजूद में आया, इन सब का जो है वो हमें लुगत के जरिए पता चलता है। जबान के इर्तका का अक्स और असरी तकाजों की नुमाइंदगी भी जो है वो लुगत करती है। आगे बढ़ेंगे जनाब तो देखेंगे कि लुगत नवीसी की सूरतें कितनी हैं। तो हमारे सामने स्लाइड में आ रहा है कि लुगत नवीसी की 2 सूरतें हैं। नंबर 1, 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले अफराद, ग्रोह या जमायतें जब एक दूसरे से रब्त पैदा करते हैं तो लुगत नवीसी में इजाफा होता है। मतलब ये कि जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रोह या अफराद जो कि मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे की जबानें एक दूसरे के साथ मुंतकिल करते हैं तो यकीनी तौर पर नए अल्फाज सामने आते हैं। नए अल्फाज जब सामने आते हैं तो उससे किसी जबान की लुगत में यकीनन इजाफा होता है। दूसरी सूरत यह है कि जब एक कौम का अदब अर्तकाई मराहल तय कर रहा होता है तो इस सफर में अल्फाज की शक्ल में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और नए अल्फाज सामने आते हैं। लिटरेचर, अदब किसी भी जबान का, किसी भी कौम का इर्तकाई मराहल तय कर रहा होता है। नई नई चीजें जब सामने आती हैं तो पुराने अल्फाज मतरूक हो जाते हैं और नए अल्फाज जो हैं जब नाकदीन या माहिर लिसानियात तहकीक करते हैं तो नए अल्फाज सामने लेके आते हैं। नए अल्फाज जब सामने आते हैं तो वो फिर लुगत में उनकी वजह से इजाफा हो जाता है। अगर हम देखें कि उर्दू ज़बान व अदब में बाकायदा लुगात का आगाज जो है वो किसने किया, तो उर्दू ज़बान व अदब में बाकायदा लुगात सबसे पहले अहले यूरोप और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों ने सियासी, तजारती और तबलीगी बुनियादों पर जो है वो तैयार की। इनमें सबसे पहली जो लुगत है वो जे फर्गूसन की लुगत है और इसका नाम है हिंदुस्तानी इंग्लिश डिक्शनरी। दूसरे नंबर पर है जॉन गिलक्रिस्ट और जॉन गिलक्रिस्ट का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मशहूर और मारूफ नाम है। इनकी डिक्शनरी है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। जॉन शेक्सपियर उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी, SW फैलन ए न्यू हिंदुस्तानी डिक्शनरी और जॉन टी प्लेट्स अ डिक्शनरी ऑफ उर्दू क्लासिकल हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये वो अहले यूरोप हैं या अंग्रेज जो हैं वो मुस्तशरिकीन हैं जिन्होंने लुगत नवीसी में हिंदुस्तान में अपना अहम किरदार अदा किया। आप देखते हैं जी कि इब्तदाई उर्दू लुगात कौन सी हैं। ज़ियाउद्दीन खुसरो की खालिक बारी को उर्दू लुगत नवीसी की तरफ पहला कदम कहा जा सकता है। हालांकि खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरो के नाम से जो है वो मंसूब है, लेकिन बाद की तहकीक से साबित हुआ कि खालिक बारी के मुसन्निफ अमीर खुसरो देहलवी नहीं थे बल्कि ज़ियाउद्दीन खुसरो थे। खालिक बारी एक नज्म की शक्ल में लिखी गई थी और ज़ियाउद्दीन खुसरो ने आखिर में मुश्किल अल्फाज की एक फरहंग जो है वो तैयार की थी, इसलिए खालिक बारी को उर्दू लुगत नवीसी की तरफ पहला कदम करार दिया जा सकता है। 1543 में हकीम यूसुफी ने भी तिब्बी पौधों के नाम की फरहंग तैयार की थी। ताहम मीर अब्दुल वासे हांसवी की गराइबुल लुगात को उर्दू की सबसे पहली बाकायदा लुगत कहा जाता है। इसमें जरा थोड़ा सा अजीज तालिबात फर्क करना होगा कि बाकायदा लुगत में और पहले कदम में जो है वो फर्क है। हम किसी भी इमारत की बुनियाद रखते हैं, ईंट लगाते हैं या दीवार खड़ी करते हैं, वो एक अलग चीज है, और जब उस पर छत डल जाती है तो वो बाकायदा एक इमारत बन जाती है। लिहाजा खालिक बारी एक नमूना है और अब्दुल वासे हांसवी की गराइबुल लुगात जो है उसको हम उर्दू की सबसे पहली बाकायदा लुगत जो है वो कहते हैं। सराजुद्दीन अली खां आरजू की नवादरुल अल्फाज को उर्दू की दूसरी लुगत कहा जाता है जो गराइबुल लुगात की तस्हीह है, यानी
غرائب اللغات میں جو غلطیاں تھیں ان کو درست کرنے کے بعد، ان کی تصحیح کرنے کے بعد سراج الدین علی خان آرزو نے اسے نوادر الالفاظ کے ساتھ جو ہے وہ نئے سرے سے مرتب کیا، لہٰذا اسے اردو کی دوسری لغت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نوادر الالفاظ کا نیا ایڈیشن ڈاکٹر سید عبداللہ نے مرتب کیا تھا اور یہ 1951 میں کراچی سے شائع ہوا تھا۔ مولوی محمد مہدی واصف ہندی نے سنسکرت الفاظ کی لغت مرتب کی۔ یہ دیکھیں اس میں روایت بھی آتی جا رہی ہے، وہ تمام لغات جو اردو زبان کا حصہ بنی اور اردو زبان جن کی وجہ سے مزید ترقی یافتہ ہوئی اور اردو زبان نے جن کی وجہ سے نشو و نما پائی، فروغ پایا، یہ وہ ان تمام جو لغات ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اسے ہم اردو لغت کی روایت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں۔ مولوی وحید الدین بلگرامی نے اپنی نفائس اللغات 1837 میں مرتب کی۔ اس لغت میں اردو الفاظ کی وضاحت فارسی اور عربی مترادفات سے کی گئی ہے، یعنی وہ تمام الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں جن کے معنی اردو، فارسی اور عربی میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی میر علی اوسط رشک لکھنوی کی اردو لغت نامی اللغہ میں اردو الفاظ کے معنی فارسی میں دیے گئے ہیں۔ سید ضامن علی جلال کی گلشن فیض 1880 میں اور سرمایہ زبان اردو 1886 میں سامنے آئے۔ مخزن القواعد نکھت اردو محاورات اور اصطلاحات کی لغت ہے۔ یقینی طور پر کسی بھی زبان میں محاورات اور اصطلاحات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا مخزن القواعد نکھت اردو محاورات اور اصطلاحات کی لغت ہے۔ منشی چرن جی لال کی مخزن المحاورات تقریباً 10,000 محاورات پر مشتمل لغت ہے اور ایک بہت بڑی لغت اسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی شاہ حسین حقیقت کی خزینۃ الامثال اور میر شمس الدین فیض کی خزائن الامثال 1854 میں سامنے آئیں۔ یہ خزائن الامثال 1854 میں سامنے آئیں۔ اردو محاورات کی ایک اور لغت معیار اردو کے نام سے سامنے آئی اور اس کے مؤلف جو ہیں وہ جلیل مانکوروی ہیں۔ مولوی امجد علی کی لغات الخواتین ایک قابل قدر کاوش ہے۔ اس میں خواتین کے نام، اس دور میں خواتین کے جو بھی رہن سہن تھا، بول چال اور گفتگو کے جو طریقے تھے، ان تمام کے بارے میں معلومات ہمیں مولوی امجد علی کی لغات الخواتین میں نظر آتی ہیں۔ عبداللہ خویشگی کی فرہنگ آمرہ اور مولوی فیروز الدین کی جامع اللغات اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ وہ لغات ہیں جنہیں عہد حاضر میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فن لغت نویسی کے اصولوں کی روشنی میں سید احمد دہلوی کی فرہنگ آصفیہ اردو زبان کی سب سے پہلی مبسوط لغت ہے اور یہ تنہا شخص کی محنت کا قابل قدر اور قابل ستائش ثبوت ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے بغیر کوئی بھی لائبریری جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے۔ منشی امیر احمد مینائی کی امیر اللغات اور نور الحسن نیر کاکوروی کی نور اللغات قابل ستائش لغات ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو انگریزی ڈکشنری ترتیب دے کر شائع کی ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ایک بہترین ناقد محقق ہیں اور اردو زبان و ادب کے لیے ان کا بے پناہ کام ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ان اداروں کی جنہوں نے اردو لغت نویسی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں قومی اردو کونسل نے کلیم الدین احمد کی مرتب کردہ جامع انگریزی اردو لغت
6 जिल्दों में जो है वो शाया की है। तरक्की उर्दू बोर्ड कराची की लुगत कबीर भी लुगात में अहम हैसियत की हामिल है। और फिर आगे तरक्की उर्दू बोर्ड कराची ने उर्दू लुगत तारीखी असूलों पर जो है उसकी भी बहुत सारी जिल्दें शाया की। इस पे हम फिर किसी लेक्चर में तफसील से जो है वो बात करेंगे। तो जनाब मुख्तसर ये कि अल्फाज से मुतल्लिक कुतब की तमाम अक़साम में जो किस्म सबसे पहले आती है वो लुगत है। कहा जाता है कि किसी घर में अगर कुछ किताबें हों तो उनमें दो की मौजूदगी जरूरी है, एक मजहबी किताब और दूसरी लुगत। लुगत को हवालाजात का नागुज़ीर जरिया और लिसान और लिसानियात के मामले में एक असासे की हैसियत जो है वो हासिल है। आज हमने लुगत नवीसी के बारे में पढ़ा, जाना, उसके मायनी, उसके मफहूम का तयन आपके सामने जो है वो पेश किया गया, उसकी रवायत का जायजा लिया गया। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस पर गौर व फिक्र भी करेंगे और हमसे सवालात भी पूछेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।